गूंज रहा है तीन ही नाम, मोदी, योगी, जय श्री राम। देखिए, मैं ज्ञानेश्वर हूं और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं अजीत द्विवेदी जी, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट। दर्शकों, मैं पहले ही कह दूं, मुझे कोई गोदी मीडिया और मोदी मीडिया मत समझिएगा। मैंने यह नारा क्यों लगाया, गूंज रहा है तीन ही नाम, मोदी, योगी, जय श्री राम। जब मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहा था, तो इसके पहले मैं सोशल मीडिया के कई पेजेस पर था और वहां ये ही नारा गूंज रहा है कि अब तो जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए, देश में चुनाव का माहौल, अप्रैल मई महीने में चुनाव, एनडीए वर्सेस इंडिया। इंडिया की सूरत क्या है, सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं हुई है, बात बनी नहीं है। कई राज्यों में पेच फंसा है। बिहार में नीतीश कुमार का मूड कुछ स्पष्ट कर ही नहीं पा रहा है। ऐसे में जब हम ये कहते हैं कि चुनाव तीन चीजों से लड़ा जाता है, झंडा, डंडा और बंदा, तो देखिए, झंडा जब आपके पास हो और डंडा भी आपके पास हो, तो नारी की जरूरत हो। तो ये नारा तो अभी है, गूंज रहा है तीन ही नाम, मोदी, योगी, जय श्री राम। लेकिन अब वह नारा हमने पिछले कई वर्षों से, पिछले कई दशकों से यह भी सुना था, जब बीजेपी वाले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे और विपक्ष कहता था तारीख कब बताओगे। तो अब तो मंदिर बन गया, 22 जनवरी को रामलला है। और देखिए, नारा जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, इससे ही चुनाव का दृश्य बनता है, बिगड़ता है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष के सामने कोई नारा दिख भी नहीं रहा है, उसने कोई नारा ऐसा गढ़ा भी नहीं है। और उधर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। तो आप जन जन तक कैसे पहुंचेंगे? हमने 1977 का भी चुनाव देखा कि क्या नारा लगता था, गली गली में शोर है इंदिरा गांधी। वो आगे हम नहीं कहेंगे। देखो देखो रे इंदिरा का खेल, 9 रुपए बिके करुआ तेल। तो जब नारे नहीं है, मुद्दे आपके पास, और ऊपर से कांग्रेस ने कह दिया कि 22 जनवरी जो वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, हम बॉयकॉट करेंगे, तो उम्मीदवार तय नहीं है। कल ही हम लोगों ने बताया था कि 160 उम्मीदवारों की सूची जारी होने जा रही है बीजेपी की। मुद्दे तय नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने तय नहीं किया है, अभियान की सूरत क्या होगी यह तय नहीं है। ऐसे में चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या कोई नारा आप देखते हैं अजीत जी इन सबों के पास? चलिए, वो नारा छोड़ भी दीजिए, गूंज रहा है तीन ही नाम, मोदी, योगी, जय श्री राम, और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। ये तो है ना। विपक्ष के पास आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये नारे का मतलब होता है, वो नारा जो होता है, कोई भी नारा जो होता है, जो चुनाव में लगाया जाता है या राजनीति में ऐसे जी। निरंतर जो नारे लगते हैं, उनका एक हम्म। सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है, एक आर्थिक हम्म। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होता है, एक कॉन्टेक्स्ट में नारे बनते हैं और लगाए जाते हैं। और वो जी। सामाजिक स्थितियों को, आर्थिक राजनीतिक स्थितियों को प्रतीकित करने वाले नारे होते हैं, जिनसे पता चले, हम्म। जिनसे लोग कनेक्ट करें, लोग जी। उससे अपने को जुड़ा हुआ महसूस करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई बहुत ही सुंदर नारा गढ़ लीजिए और समाज की हम्म। वास्तविकता वैसी नहीं है, तो फिर वो नारा नहीं चलेगा। चाहे कितना भी बढ़िया नारा हो, वो नारा नहीं चलेगा। समाज जी। की जो स्थिति है, उस स्थिति को प्रतीकित करने वाला, उसको इंगित करने वाला नारा होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है किसी भी अच्छे नारे की। फिर जी। उसके जी। बाद वो लोगों की जुबान पर चढ़ना चाहिए। कोई भी हम्म। जुमला हो, कोई भी मुहावरा हो, अगर वो लोगों की जुबान पर चढ़ गया, तो फिर ये उसकी पॉपुलैरिटी जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कहा जाता है, अपने आप प्रमाणित हो जाती है। और ये हर जी। चीज़ में है, राजनीति में है, फ़िल्मों में है, टेलीविज़न में है, विज्ञापन में है, हर चीज़ का हम्म। मतलब इसका हर जगह ये है। अब जी। एक 3 शब्द 4 शब्द का नारा ठंडा मतलब, तो वो इतना मशहूर हुआ, लोगों ने उसको बिल्कुल जोड़ लिया पता। अपने से। एक समय था जब जी। हर आदमी बोलता था कि लॉक किया जाए कंप्यूटर जी और आइए खेलते हैं। तो ये नारे इस तरह के जुमले होते हैं, मुहावरे होते हैं, लोगों की जुबान पर चढ़ जाएँ। वो उसका एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, एक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए।
जी। वो परिप्रेक्ष्य जो है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, उसको नहीं समझ पा रहा है विपक्ष। इसीलिए कोई नारा हुँ, नहीं गढ़ पा रहा है ऐसा जो लोगों के दिल दिमाग को छू जाए, अपील कर जाए। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हैं, जिनको कहीं से एक ऐसा शब्द या ऐसी चीज मिल जानी चाहिए है जो कैची हो और जिससे लगे कि वो एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं, मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो वो जी। तुरंत उस बात को पकड़ते हैं। जैसे आपने कहा हुँ, मोदी की गारंटी, तो हुँ, ज्ञानेश्वर जी, गारंटी शब्द कांग्रेस पार्टी का है। सबसे हुँ, पहले गारंटी शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया था कर्नाटक के चुनाव में। उस समय तक बीजेपी के किसी नारे में कहीं गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं था। हुँ, 5 गारंटी, कांग्रेस ने कहा 5 गारंटी, और पूरा चुनाव कर्नाटक का कांग्रेस ने लड़ा था 5 गारंटी के नाम पर। जी। अब वो 5 गारंटियां कहा भी कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कहा कि हम वो पांचों गारंटी लागू कर रहे हैं। पहली गारंटी हुँ, लागू हो हुँ, गई, दूसरी गारंटी, तब नरेंद्र मोदी को लगा कि अरे ये तो गारंटी बहुत बढ़िया शब्द है और इसका जी। दो तरफा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो हुँ, अपनी हुँ, बात कहने के लिए कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी होती है, हुँ, और हुँ, हुँ, दूसरी ओर कांग्रेस की गारंटी मतलब झूठे वादे। तो जी। उन्होंने इस बात को पकड़ा और उसके बाद से गारंटी शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड है। जो हुँ, विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियां घूम रही हैं, उनको प्रधानमंत्री खुद अपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहते हैं। ये अखबारों मोदी में की विज्ञापन गारंटी वाली छप रहे गाड़ी। हैं। जी। तो गारंटी शब्द को उन्होंने पकड़ा और उसका इस्तेमाल खुद ही हुँ, शुरू करना कर दिया, मतलब खुद ही वो उसका सबसे ज्यादा प्रचार किया। और कांग्रेस जी। पार्टी अब गारंटी शब्द का इस्तेमाल करने से हिचक गई। अब वो उसको शर्म आने लगी, पता नहीं क्या हो गया कि हुँ, कांग्रेस ने गारंटी शब्द छोड़ दिया। उस पर पेटेंट हुँ, राइट हो गया बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का। तो जी। ये चीजें होती है, आपको पकड़ना, बात पकड़नी होती है कि कौन सा नारा कैची है, लोगों को अपील करेगा, और वो हमारे व्यक्तित्व से, हमारे एजेंडे से, हमारी राजनीति से मैच करता है कि नहीं करता है। अब जी। देखिए, अब अपोजिशन के लोगों ने नारा गढ़ा, अब वो नारा हुँ, किसी की जुबान पर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखा पा रहे हैं आप। जैसे जब इंडिया नाम रखा गया, तो हुँ, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रचार शुरू कर दिया, हर जगह भारत लिखा जाने लगा। तो बिल्कुल। अपोजिशन के सामने एक बड़ी चुनौती हो गई कि हम सिर्फ इंडिया पर रहें या भारत भी उसमें जोड़ें। तो फिर हुँ, अपोजिशन के ब्लॉक ने एक नारा गढ़ा, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। अब ये जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत नारा मुंबई में लिया गया, और इसको अभी फिर आपने कहीं नहीं सुना होगा किसी अलायंस के नहीं नेता सुना। के मुंह से ये मैं बात ही कही। भूल गया हूँ। जी। हाँ, कोई नहीं कहता ही नहीं है, जबकि ये नारा हुँ, बनाया गया इसीलिए ताकि उस नैरेटिव का जवाब दिया जाए जो बीजेपी गढ़ रही है इंडिया के इर्द-गिर्द, कि अपोजिशन जी। अलायंस इंडिया कह रहा है तो बीजेपी ने भारत कहना शुरू किया। तो हुँ, उसके जवाब में आप एक नारा ले आए, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। तो इस नारे को आपने चलाया नहीं, क्योंकि हुँ, आप डिफाइन ही नहीं कर पाए कि जुड़ेगा इंडिया से आपका क्या मतलब है। जी। जब जुड़ेगा इंडिया की बात आप कह रहे हैं, तो पहले हुँ, समाज के लोगों को ये समझे, लोग इस बात को अगर समझते कि इंडिया बिखरा हुआ है या इंडिया टूटा हुआ है और उसको जोड़ना है, तब तो आपका ये नारा चलेगा। जी। लेकिन आप कैसे इसको समझा पाइएगा जब जनता कह ही नहीं रहे, लोग मान ही नहीं रहे हैं कि इंडिया टूटा हुआ है। हुँ, सामाजिक स्तर पर आप एक बिखराव की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सामाजिक संरचना जो है, ताना-बाना जो समाज का है, वो टूटा हुआ है। लेकिन वो इंडिया को टूटा हुआ थोड़े कह सकते हैं आप उसके आधार पर। नहीं कर समाज सकते हैं, को नहीं कर जोड़ने सकते। का काम तो चलता ही रहता है। तो हुँ, आपने हुँ, कह दिया कि जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत, तो कहाँ से किस टूटा होगा तब तो जुड़ेगा, तो ये अपील नहीं किया नारा जी। आपका। हुँ, अच्छा, दूसरा, उसके पहले राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, अब खुद ही वो नारा नहीं लगाते हैं। हुँ, उन्होंने नारा दिया कि जितनी आबादी उतना हक। अब ये भी बहुत बढ़िया है कि जितनी आबादी उतना हक। अब वो जी, नारा बिल्कुल। भी उन्होंने, उस नारे को आपने, ये अच्छा नारा है, लेकिन हुँ, ये नारा भी इसका पुराना नारा है। कॉन्टेक्स्ट, हाँ, वो ये कॉन्टेक्स्ट था 60s में। ये नारा 2 बड़े नेताओं ने, राम मनोहर लोहिया ने पहले, और फिर उसके बाद कांशीराम ने इस नारे को बहुत प्रचारित किया कि पिछड़ा पावे 100 जिसकी में जितनी 60। आबादी उसकी उतनी हाँ, हिस्सेदारी। इतनी हिस्सेदारी पहले हुआ कि पिछड़ा पावे 100 में 60, तो पिछड़ा पावे 100 में जी। 60 चलता था। जिसकी हुँ, जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, ये चलता नारा। हुँ, अब आपने जितनी आबादी उतना हक, उसी नारे को दिया। अब एक गाना आया था हिंदी सिनेमा का कि साडा हक इत्थे रख। अब वो जी। साडा हक इत्थे रख का नारा तो आपकी जितनी आबादी उतना हक से मिलता है, लेकिन वो तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में चलेगा। हुँ, अब हुँ, वो जितनी आबादी उतना हक का नारा देने के बाद आप खुद ही उस नारे को नहीं लगा रहे हैं। और जिन लोगों ने आबादी के अनुपात में हक दिया है, जैसे हम लोग के अपने राज्य में, बिहार में, आबादी के अनुपात में नीतीश कुमार आरक्षण ने। की सीमा बढ़ाई गई है, 75% की जी। गई है। हुँ, बगल के राज्य झारखंड में 77% की गई है आरक्षण की सीमा। छत्तीसगढ़ में 76% की गई है। जी। वहाँ 69% ऑलरेडी वहाँ
है तमिलनाडु में। तो ये सब हम्म, सहयोगी पार्टी हैं, यहाँ भी कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन कोई वहां ये नारा नहीं दोहरा रहा है कि जितनी आबादी उतना हक। इसका मतलब कि आप जब ये जितनी आबादी उतना हक का नारा बना रहे थे तो ये बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था। आपने इसके बिल्कुल। बारे में झारखंड के हेमंत सोरेन से या बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार से बात नहीं की, स्टालिन से बात नहीं की। अगर जाति गणना और आरक्षण की सीमा को आप मुद्दा बनाना चाह रहे हैं राजनीति का, तो उसमें ये बात आनी चाहिए थी कि ये हम लोग नारा लगाएंगे। तो वो नहीं लगाया। जी। वो नारा अभी अब ये दो नारे आए थे अगले चुनाव के लिए आए थे। जितनी हम्म। आबादी उतना हक और जुड़ेगा इंडिया जीतेगा भारत, ये 2024 के लिए जो अगले 3 महीने में चुनाव है उसके लिए नारा था। इसके जी। पहले राहुल गांधी एक नारा लेकर के आए थे, चौकीदार चोर है। अब उस बिल्कुल। नारे का भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आप साबित कर पाए जनता के बीच में। जनता मानेगी कि चोरी हो रही है। जनता को ये समझ में आएगा या किसी तरह से यकीन होगा, और आप जो कह रहे हैं उसकी बैकिंग के लिए कोई सबूत आप रखेंगे, कहीं से मीडिया हाउस उस बात को उठाएगा, ये बात चलेगी, तब लोगों को समझ में आएगा। पहले खबर आनी चाहिए। बोफोर्स जी। की खबर पहले आई मीडिया में, तब जाकर हम्म, के वीपी सिंह ने उसका मुद्दा बनाया। या बिल्कुल। संचार घोटाले की एक रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट रखी सीएजी ने, विनोद राय उस समय सीएजी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट रखी। हालांकि वो कुछ बरामद नहीं हुआ, उसमें सारे लोग बरी भी हो गए निचली अदालत से, लेकिन एक जी। लाख 76,000 करोड़ का आंकड़ा, अनुमानित नुकसान का आंकड़ा सीएजी ने रखा था। तब हम्म, जाकर के इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बुनियाद पड़ी थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी का अभियान चला था। लेकिन आप जब राहुल गांधी 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा लेकर के आए, तो वो एक काउंटर जो स्लोगन था, एक नारा था, जो एक नारे के जवाब में आपने लिखा था कि जी। मैं भी चौकीदार। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चौकीदार हूं, तो आपने हम्म, उसका जवाब देने के लिए ये नारा गढ़ा। ये नारा बहुत कैची है, लेकिन उसका कोई सामाजिक संदर्भ नहीं था, कोई परिप्रेक्ष्य नहीं था, उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं थी तथ्यों की। आप राफेल का मुद्दा जी। लेकर के आए, लेकिन वो जनता को अपील नहीं किया वो मुद्दा। तो ये हम्म, नारे अभी हमको समझ में आ रहे हैं। जब आपने अपोजिशन का पूछा, तो ये नारे जो है, चौकीदार चोर है, जितनी आबादी उतना हक, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा भारत, इस तरह के नारे गढ़े गए। इनका कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई इकोनॉमी इससे नहीं जुड़ी हुई है, इसीलिए ये नारे नहीं चले। अब अगर इसकी तुलना आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नारों से करेंगे, तो समझ जी। तो कंट्रास्ट दिखेगा। हम्म, जो कंट्रास्ट है 2014 में, नारे आप याद करिए कि बच्चे बच्चे की जुबान पर क्या नारा चढ़ गया था, जुबान पर सबके, कि अच्छे दिन आएंगे। प्रधानमंत्री बोलते थे अच्छे दिन, तो लोग कहते थे आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी। और उसके बाद एक एक सीरीज ऑफ स्लोगन्स था कि बहुत हुई महंगाई हम्म, की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी। बहुत हुई बिल्कुल। पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिला हम्म, परिवार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये सीरीज, जी। एक नारों की हम्म, सीरीज थी। और ये नारे चले, लोगों की जुबान पर चढ़ गए। इसलिए चढ़ गए क्योंकि उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात इस तरह के थे। उस हम्म, समय के हिसाब से महंगाई, आज आज भी बहुत महंगाई है, और बड़ी हैरानी है कि क्यों अपोजिशन इस तरह के कोई नारे महंगाई के इर्द गिर्द नहीं गढ़ पा रहा है। वो बड़ी हम्म, हैरानी की बात है, क्योंकि महंगाई के इर्द गिर्द हमेशा नारा, आपने भी अभी एक नारा बताया कि 9 रुपए में कड़ुआ तेल का नारा नीचे जो था। कड़वा तेल। हाँ, तो जी। वो एक महंगाई देखो के देखो रे कॉन्टेक्स्ट। इंदिरा का खेल। हाँ, लोगों को महंगाई हर्ट कर रही थी, लोगों को महंगाई, लोग परेशान थे महंगाई से। तो ये नारा उस समय हर चुनाव में महंगाई एक नारा रहा है। जी। महंगाई एक हमेशा नारा रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने हम्म, बनाया। और उस समय की महंगाई लगती थी कि 70 रुपए लीटर ही पेट्रोल है तो वो महंगा है बहुत, 56 रुपए लीटर अगर डीजल है तो बहुत महंगा है। तो महंगाई हम्म, की मार का नारा चल गया। महिला परिवार, चूंकि उससे थोड़े ही दिन पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तो महिला परिवार का नारा भी चल गया। जी। तो भ्रष्टाचार की का नारा भी चल गया, चूंकि वो तमाम कोयला घोटाला और संचार घोटाला और आदर्श घोटाला और कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, ये तमाम घोटाले उस समय हुए थे, एक के बाद एक। जो बीजेपी ने एक बनाया कि ए टू जेड घोटालों की ए टू जेड बनाई, जिसमें कहते हम्म, थे सारे लोग कि आकाश धरती पाताल कहीं नहीं छोड़ा कांग्रेस ने। तो ये सब नारे उस समय, जो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट का निर्माण हुआ था, भले वो हो या नहीं हो, हम ये कहेंगे कि निर्मित ही थी, बनाया गया था। मान लीजिए जी। कि रामदेव बिल्कुल। को आगे करके, अन्ना हजारे को आगे करके एक निर्माण हुआ था मुद्दों का। तो उन मुद्दों के इर्द गिर्द नारे गढ़े गए थे, और इसलिए वो नारे लोगों को अपील कर गए, और लोग उसमें बह गए, उस रौ में। और उसके बाद भी न नरेंद्र मोदी चुप बैठे, न बीजेपी चुप बैठी, लगातार नारे गढ़े गए। मेक इन इंडिया का नारा गढ़ा गया, जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गढ़ा गया, स्वच्छ भारत का नारा गढ़ा गया। तो ऐसे लगातार नारे बनते गए।
जिसके हम्म, पीछे एक बैकिंग होती थी, किसी न किसी योजना की, कोई ना कोई योजना है, उसकी उसकी बैकिंग है, सरकार की बैकिंग है और मीडिया में उसका प्रचार है। तो ये सारे नारे लोगों को अपील करते गए। आज विश्व गुरु और विश्व मित्र का क्या है, वो भी एक नारा है, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अभी G20 की बैठक हुई भारत में और उसके बाद जी। प्रधानमंत्री ने विश्व मित्र कहना शुरू किया कि भारत विश्व मित्र है और दुनिया का सबसे भरोसेमंद साथी है दुनिया के देशों का। तो अब ये बात नहीं चल रही देखिए है। ना अजीत जी, झारखंड को ही देखिए। अभी झारखंड में लड़ाई बहुत गहरी है। झारखंड में जेएमएम के लिए एक नया नाम गढ़ दिया गया, झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी। निशिकांत दुबे लगातार कह रहे हैं। और स्लोगन या कैची बार करने के लिए लालू यादव जाने जाते हैं, नीतीश कुमार भी। देखिए, जब लालू यादव रैली करते थे तो क्या कहते थे? गरीब रैला, तेल पिलावन रैली, लाठी रैली। तो और अब देखिए विपक्ष की धार कितनी मध्यम हो गई है, कुंद हो गई है, भोतर हो गई है कि महंगाई की मिसाइल भी नहीं दग रही है। जब लोगों से चर्चा कीजिए तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, महंगाई आई है। हमने वो दौर भी देखा है जब प्याज पर सरकार बदल गई थी दिल्ली में। तो अब लोग कहते हैं कि नहीं, महंगाई तो इसलिए आई है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं उन लोगों से भी मिलता हूं जो मोदी के अनन्य भक्त हैं, कहते हैं बहुत काम हुए हैं, बहुत काम हुए। लेकिन उनसे यदि आप पूछ दीजिए कि 5 काम कौन है ये बता दीजिए, वो नहीं बता पाते हैं। कहते हैं बहुत काम हुए, बहुत काम। तो विपक्ष जो है जनता के बीच संवाद स्थापित कर ही नहीं पा रहा है। और संवाद स्थापित करने का जो माध्यम है मीडिया, अब मीडिया से भी पंगा है। आपने मीडिया से अपने रिश्ते अच्छे रखे, बिगाड़ के रखे, या मोदी ने हाईजैक कर लिया? कैसे हाईजैक आपने होने दिया? यह बड़ी बात भी थी। तो जनता से संवाद विपक्ष का, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं घर घर अक्षत पहुंच गया, दिया पहुंच गया कि 22 तारीख को दिया जलाएंगे। आप क्या कर रहे हो भाई? कैसे लड़ेंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, नीतीश कुमार? अचानक उम्मीदवार थोप देंगे? उनके उम्मीदवार तो अभी आ जाएंगे सामने। तो जनता से संवाद होता हुआ आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपको पुराने चुनावी इतिहास की जानकारी भी है, उन नारों का संस्मरण भी है। तो तुलनात्मक थोड़ी सी चर्चा हम लोग करें कि पहले क्या होता था, विपक्ष कैसे लड़ता था और अब विपक्ष। आपने बोफोर्स घोटाले की बात की, मुझे याद है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह 1987 में बोफोर्स घोटाले की चर्चा शुरू हुई थी। 88 में इलाहाबाद में उपचुनाव हो रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह मोटरसाइकिल से गांव में जाते थे, बहुत लोग जमा नहीं होते, कुछ लोग फिर इकट्ठा हो गए। और जब लोग इकट्ठा होते थे तो वे अपनी जेब से माचिस की एक डिबिया निकालते, दिया सलाए, लोगों से कहते थे चाहे जितना भी गरीब हो, एक माचिस तो तुम्हारे घर में है ना, और इस दिया सलाए को तुमने खरीद कर लाया है मार्केट से, और इस दिया सलाए को खरीदने पर तुमने सरकार को टैक्स दिया है, और तुम्हारे इसी टैक्स पर डाका डाल रही है राजीव गांधी की सरकार। जिस टैक्स के पैसे से तोप खरीदा जाना था, जिस टैक्स के पैसे से वेलफेयर स्कीम लाया जाना था, 64 करोड़ रुपए का ही तो घोटाला था, बोफोर्स घोटाला। हाँ? तो इस तरीके से लोगों को कनेक्ट करते थे। और फिर कितना बड़ा कि 414 सीटों की सरकार 197 पर आ गई थी। जनता से संवाद क्यों नहीं कर पा रही? केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स क्या आपको विपक्ष में नहीं दिखता है? देखिए, इसमें आपने तुलनात्मक बात कही तो ज्ञानेश्वर जी, तुलनात्मक अगर आप देखेंगे ना, तो जी। आमतौर पर नारे गढ़ना, आंदोलन करना, सड़क पर उतरना ये विपक्ष का काम होता था। लेकिन जी। अभी स्थिति ये है कि विपक्ष ये न काम नहीं कर रहा है। अभी भी हम्म। सड़क पर सत्ता पक्ष ही दिख रहा है। जी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे मेहनत करते हैं जैसे वो विपक्ष में हो, उनको सरकार में आना है। हम्म। वो इस जी। तरह से राजनीति करते हैं। 24 घंटे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी पूरी टीम लगी रहती है, इस तरह से हम्म। जैसे उनको सत्ता हासिल करनी है, सत्ता लेनी है, जबकि वो सरकार में है। जी। वो आराम नहीं हम्म। कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, उनकी सरकार गलतियाँ नहीं हम्म। कर रही है या उनकी सरकार में कुछ ऐसे काम नहीं हुए हैं जिनको अपोज़िशन ने मुद्दा बना दे। लेकिन हम्म। जो सत्ता में है वो इतना अलर्ट है कि अपनी एक-एक चीज़ों पर उनकी खुद से नज़र है, वो उसको इश्यू नहीं बनने दे रहा है। ये जी। देखिए, वो आपने कहा ना कि मीडिया से दुश्मनी नहीं की है खाली कांग्रेस ने और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने दुश्मनी बाद में की। पहले मीडिया ने हम्म। अनदेखी करनी शुरू कर दी।
हमेशा जी, मीडिया का एक रुझान सत्ता पक्ष की तरफ होता है, लेकिन आमतौर पर विपक्ष की बातें भी रखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, बताई जाती हैं जनता को। एकदम से बैन हो गया, एक तरह से प्रतिबंधित हो गई विपक्षी पार्टियां, विपक्ष की कोई बात नहीं हुँ, बताई जाती है, कोई बात मीडिया में नहीं चलती है। अभी कितने मुद्दे आए, कहीं कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। तो जी, ये एक पक्ष का हैंडीकैप है, जिसकी हुँ, वजह से राहुल गांधी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर के इसलिए निकले थे कि हमारी बात मीडिया में नहीं दिखाई जाती है, हमको संसद में नहीं जी, बोलने दिया जाता है, या संसद हुँ, में भी जब बोल रहे होते हैं राहुल गांधी या दूसरे विपक्ष के नेता, तो कैमरा फोकस हो जाता है आसन के ऊपर, कौन बोल रहा जी, है ये नहीं दिखाया जाता है। तो हुँ, इसका जवाब देने आप सड़क पर निकले, लेकिन अब एक बार एक इवेंट कर देने से 2 महीने 3 महीने का काम नहीं चलता है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें एक जी, निरंतरता होनी चाहिए है, जो निरंतरता नहीं है। तो हुँ, सबसे हुँ, पहले तो वो निरंतरता होनी चाहिए थी। और जी, दूसरा एक तो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस होता है, जो एक हुँ, होशियारी होती है, चतुराई होती है, कि न भी हो, कोई चीज़ नहीं हो तो बना दो, या फिर तिल का ताड़ बनाओ। तिल का ताड़ जो बनाओ, बीजेपी कोई करती है। मुद्दा नहीं जी, हो, तो जो जिस मामले में अभी आपने बीपी सिंह का एक एग्ज़ाम्पल दिया, माचिस वाले वाला एग्ज़ाम्पल, हुँ, दूसरा वो एक पर्ची भी निकालते थे अपने हाथ में। पूरा जी, चुनाव 89 का उन्होंने लड़ा था, ये पर्ची दिखा करके कि ये पर्ची देखिए, इसी पर अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है जिसमें पैसा जमा है सिर्फ बोफोर्स। घोटाले में। हाँ, जी, बोफोर्स स्विस घोटाले बैंक का में पैसा पैसे इसी जमा। अकाउंट में जमा है, मेरे हुँ, पास नंबर है, हम प्रधानमंत्री बनेंगे और वो पैसा निकाल के ले आएँगे। हुँ, अभी अभी तक वो पैसा नहीं आया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं चला उस मामले में किसी को, घोटाले का। और आप याद करिए 2014 का रिजेम्बलेंस देखिए, कि हुँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा कितना काला धन जमा है विदेशों में, और जी, उसको क्वांटिफाई किया बाबा रामदेव ने, क्वांटिफाई किया। हुँ, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से नहीं कहते थे कितना रुपया जमा है, मतलब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे नरेंद्र मोदी। जी, रामदेव ने कहना शुरू किया कि 400 लाख करोड़ रुपया जमा है, 400 लाख करोड़। भारत की हुँ, जीडीपी अभी 300 लाख करोड़ नहीं हुई है, जी, 3 ट्रिलियन डॉलर की नहीं हुई है इकोनॉमी, 3 लाख करोड़। वो बताते थे कि 4 लाख करोड़ रुपया जमा है। हुँ, 4 लाख करोड़ रुपया, सोचे तो कितनी बड़ी रकम है। हर घर को जी, ये मिल जाएगा, हर घर को वो मिल जाएगा। और एक जुमले के शक्ल में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इतना रुपया जमा है कि आ जाए तो हर व्यक्ति के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपए आ जाए। हुँ, तो ये कहने की बात होती है, एक किसी चीज़ को क्वांटिफ़ाई करने का एक तरीका होता है। जैसे हम लोग भी समझाते हैं कि आज देश पर इतना कर्ज़ है कि हर व्यक्ति के जी, ऊपर 1-1 लाख का कर्ज़ आ जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हुँ, हर व्यक्ति से 1-1 लाख रुपया माँगने लगेंगे। तो अब हुँ, गलत वो रास्ते पर चली गई विपक्षी पार्टियां और कहने लगी 15-15 लाख रुपया कहाँ है। अरे लोगों को पता था ये 15-15 लाख रुपया का नहीं है, आप सिर्फ इस पर अड़िए कि रुपया क्यों नहीं आया, कितना काला धन आया। आप छोड़ दीजिए हुँ, सही 15-15 लाख बात है। देने, लेकिन आपने हुँ, उसको इशू ही नहीं बनाया कि कहाँ कहाँ रह गया रुपया, काला धन कहाँ रह गया जो 400 लाख करोड़ था। तो जी, वो उस समय या तो आपके पास कोई मुद्दा हो जिसको आप बड़ा करिए, नहीं है तो हुँ, मुद्दा पैदा करिए और उसको लेकर के आप जाइए आंदोलन में। जो बीजेपी ने, आप देखिए 80 के दशक में जब बीजेपी 2 सीट पर आ गई थी 84 के चुनाव में, और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की तिकड़ी ने तय किया राम मंदिर का एजेंडा, तो कैसे-कैसे नारे गढ़े गए। जी, जो नारे उस समय गढ़े गए कि लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये नारे लगते थे, लोगों की जुबान पर थे नारे। हुँ, हुँ, रामलला हम आएँगे, मंदिर वहीं बनाएँगे, ये नारा गढ़ा गया। उसके पहले हमने जी, नहीं सुना था कि जय श्री राम कोई नारा होता था, राम राम जी या जय सिया राम कहते थे लोग। हाँ, जय लेकिन सिया राम, एक हे राम। एक वैलोर वाला एक हुँ, नारा गढ़ा गया, जय श्री राम। उसके स्टिकर बनाए गए जी, गाड़ियों पर और मोटरसाइकिल्स पर, आप देखिए वो नारे चिपकाए जाते थे। जय श्री राम जी, के नारे लगते थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा गढ़ा गया, वो नारा लगा, गर्व से हुँ, कहो हम हिंदू हैं। तो ये चीज़ें उस समय के कॉन्टेक्स्ट, जब आप जो करने जा रहे हैं, उससे जुड़े जी, नारे थे। ये था कि हुँ, ल ल लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले रामशिला पूजन हो रहा है। तो उससे जुड़े नारे गढ़े गए। ये सारे नारे उससे जुड़े हुए थे। और वो नारे, आप नारा जब लोकप्रिय हो गया तो आप मीन मेख निकालने के लिए जा रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, इसमें राज तिलक नहीं होता है। अरे कौन राज तिलक कर रहा है, ये तो नारा है ना ये। लेकिन आप जी, मीन मेख निकालने गए तो नारे में मीन मेख निकालते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो नारा गढ़ना जो है बीजेपी का, मुद्दे खड़ा कर देना, एजेंडा तैयार कर देना, उसके इर्द गिर्द नारा गढ़ लेना, ये काम जो पार्टी कर लेती है, वो पार्टी चुनाव जीतती है। जो पार्टी समय के हिसाब से नारे गढ़ती है, एक समय ये नारा जी, होता था, एक समय हम हुँ, लोगों ने बिहार में भूरा बाल साफ करो का नारा भी सुना। बिल्कुल लेकिन सुना। आज भूरा बाल साफ करो नारा सुना, और आज वही हुँ, पार्टी सबको जोड़ रही है, ए टू जेड का नारा दे रही है। तो जंगल राज। स्थितियां बदल गई, समय बदल गया। जब जो समय बदल गया, आज जो समय है उसके हिसाब से आपको नारा गढ़ना होगा।
ये नहीं हो जी, सकता है कि आज भी अगर आरजेडी उसी नारे पर टिकी रहती तो आज उसकी स्थिति कितनी कमजोर होती, खराब होती। हुँ, इसी से मिलता-जुलता एग्जाम्पल आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। एक समय नारा लगता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो 4 लेकिन उसके बाद क्या नारा गढ़ा बहुजन समाज पार्टी ने? ये हाथी हाथी नहीं नहीं गणेश गणेश है, है, ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश महेश है। है। हाँ, जी, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। तो उसने जी, ब्राह्मण को जोड़ना था, ब्राह्मण ने सचमुच शंख बजा दिया, हाथी बढ़ता चला गया, पूर्ण बहुमत मिल गया पहली बार 2007 जी, के चुनाव में। तो हुँ, नारे आपको नारा बनाना होता है, समय के हिसाब से उसको बदलना होता है, जो आप मुद्दे ले आ रहे हैं, उस मुद्दे के हिसाब से आपको नारा बनाना होता है। जैसे बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो एक नारा था, हुँ, नीतीश कुमार का नारा चला, लोगों जी, को लगा कि हाँ, सचमुच बहार है। हुँ, ऐसा नहीं हो सकता फिर था से कि वो नीतीश कुमार हाँ, फिर मतलब से बिहार में नीतीश बहार कुमार। है नीतीश कुमार है, वही तो कह रहे हैं। जी, हुँ, हाँ, तो ये अब ये नारा तो लालू यादव के समय नहीं बन सकता था। नहीं बन सकता था। आपको तो बहार लानी होगी ना, बहार आप आए, बहार जी, आई, तो बहार आई तभी तो हुँ, कहेंगे कि आप आए, बहार आई। बिना जी, बहार के बिल्कुल, आप कह दीजिएगा आप पतझड़ का मौसम है और उसमें कोई जाए कहने लगे कि बहार है, तो वो नहीं चलेगा। तो एक उस समय की स्थिति थी, न्याय के साथ सुशासन, ये नीतीश कुमार ने अपना नारा दिया, उनके साथ सुशासन बाबू का टैग लग गया। जैसे जी, एक समय राहुल गांधी के साथ मिस्टर क्लीन का टैग लगा हुआ था, वो मिस्टर क्लीन थे। हुँ, उस जी, मिस्टर क्लीन के का वो धो दिया जाए, उनके ऊपर दाग लगा दिया जाए, इसके लिए बोफोर्स आया। हुँ, नीतीश कुमार के ऊपर नहीं आया कोई इस तरह से, तो अभी भी वो मिस्टर क्लीन है, सुशासन बाबू हैं और ईमानदार हैं वो। तो सुशासन बाबू इसलिए जुड़ा क्योंकि न्याय के साथ सुशासन की बात कर रहे हैं, न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं। विकास सिर्फ नहीं, न्याय जी, के साथ विकास। तो आपको हुँ, ये गढ़ना होता है। अब जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, और एक समय ऐसा नारा था कांग्रेस का, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। तो ये अच्छा बड़ा पर, जी, कैची नारा था और पूरे देश में ये हुँ, नारा चलता था। हिंदी के महान कवि श्रीकांत वर्मा ने ये कविता लिखी थी, ये नारा लिखा था। जी, श्रीकांत वर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, एमपी भी रहे, बाद में हुँ, उनकी पत्नी भी एमपी रही। तो वो श्रीकांत वर्मा ने ये नारा लिखा था और बड़ा पॉपुलर नारा हुआ। लेकिन जो पार्टी कहती थी कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, उसका नेता आज कह रहा है कि जितनी आबादी उतना हक, और खड़े करा करके लोगों से पूछ बिल्कुल, रहा है, मीडिया से पूछ रहा है हुँ, कि यहाँ कितने ओबीसी बैठे हैं। ये डाटा लेकर के घूम रहा है कि टोटल 90 सचिव में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। हुँ, ये इसका मतलब आप डिसिल्यूजन्ड हैं, आपको दिशा भ्रम हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा किस दिशा में जाना है। भाई जो आपकी पार्टी की जो लीगेसी रही है, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ये लीगेसी थी, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। उन्होंने कहा कि जी, जब जब हम कह रहे हैं ये सब कह रहे हैं कि इंदिरा हटाओ, हम कह रहे हैं गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था जिस पार्टी ने, आज थोड़ी ना गरीबी नहीं है, आज तो इतनी गरीबी है कि 81 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज पर है। तो आप क्यों नहीं गरीबी को मुद्दा बना सकते हैं? बिल्कुल, या बिल्कुल, बिल्कुल, समावेशी समाज का जो कांग्रेस का नारा था, जात पर न पात पर, आप क्यों नहीं बिना जात पात की राजनीति कर सकते हैं? हुँ, हुँ, आप इसका मतलब एक ट्रैप में हैं, लूप में फंस गए हैं आप। बीजेपी जिस ट्रैप में आपको ले जाना चाहती है, आप चले जाते हैं। प्रधानमंत्री अगर जब प्रधानमंत्री खुद ही अत्यंत पिछड़ी जाति का है, तो आप कैसे नारा लगा करके जितनी आबादी उतना हक, उस आपसे ज़्यादा समझ रहे हैं ना नरेंद्र मोदी की पिछड़ी जाति का की क्या परेशानियाँ हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति की क्या परेशानियाँ हैं। वो उस जाति से आए हुए हैं और लोग उस पर यकीन भी करते हैं। तो बिल्कुल, आप ये नारा लेकर के जा रहे हैं जो आपकी लीगेसी नहीं रही है। तो और या फिर जो सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। देखिए, आज अभी एक सर्वे हम पढ़ रहे थे कि लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महँगाई से डरते हैं। जान के जी, खतरे से ज़्यादा, युद्ध से और महामारी से ज़्यादा लोग महँगाई से डरते हैं, पूरी दुनिया में। जी, हुँ, देश में भी अधिकतर लोगों ने 70% से ज़्यादा लोगों ने स्वीकार किया है कि महँगाई उनको पिंच कर रही है, हर्ट कर रही है महँगाई। लेकिन आप हुँ, महँगाई का मुद्दा नहीं बना सके। आप कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सके सड़क पर जाकर के। आप महँगाई पर आंदोलन करिए और उसका उससे जुड़ा नारा गढ़िए। जो आप मुद्दे उठाइए, जो मुद्दे समाज में अभी ज्वलंत हैं, विद्यमान हैं, भाई बिना नारे के थोड़े किसान गए, किसानों ने नारा लगाया, आंदोलन किया और अपनी बात मनवा ली भारत सरकार से। जी, आज ट्रक बिल्कुल, ड्राइवर सड़क पर उतरे, उन्होंने कहा कि स्टीयरिंग छोड़ो। हुँ, एक नारा था, हुँ, मतलब ट्रक ड्राइवर का, स्टीयरिंग छोड़ो। तो हुँ, स्टीयरिंग छोड़ो पर सरकार झुक गई। उनको मना कर दिया, उनको कहा गया कि ठीक है, आपका ये हिट एंड रन के कानून में हम विचार करेंगे। तो आपके पीछे जो आप नारा गढ़िए, उसके पीछे एक मुद्दा होना चाहिए है, आपका एक आंदोलन होना चाहिए, एक अभियान होना चाहिए। सिंपल मुद्दे गढ़ देने से भी काम नहीं चलता है। नहीं अजीत जी देखिए संघर्ष की भी बात देखिए ना 1977 में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई और देखिए बिहार ही गवाह बना। बेलछी में एक नरसंहार हुआ। इंदिरा गांधी
बेलछी पहुंच गई। रास्ते में नदी बाधा थी, हाथी पर सवार हो गई और वहीं से इंदिरा गांधी की पुनर्वापसी की कथा लिखी जाने लगी। और फिर देश में नारा गूंजा, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे। तो संघर्ष और नारा, तो यहां संघर्ष भी नहीं दिखता है। जो फैसला हुआ वो अकबर रोड में आपने ले लिया और समझा दिया। जो आपने कहा कि विपक्ष को सड़कों पर होना चाहिए था, विपक्ष कमरे में बंद दिखता है और सत्ता पक्ष अमित शाह, नरेंद्र मोदी दिन रात उनके लोग, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर दिखते हैं। तो ये तो बड़ा अंतर है ना। हाँ, तो ये जो आज दुर्दशा है विपक्ष की उस इसी वजह से है कि जब जी। आप सड़क पर, जो राम मनोहर लोहिया के चेले हैं मैक्सिमम लोग अभी, हालांकि वो सब कई लोग हम्म, सरकार में भी हैं, लेकिन वो कहते थे कि सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो आज जी। देखिए संसद में सरकार को जो मन होता है सो कराती है, संसद में अपोजिशन कुछ नहीं कर पाता है। और वो हम्म, इसलिए नहीं कर पाता है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि विपक्ष सड़क पर नहीं है। विपक्ष जिस दिन सड़क पर उतर जाएगा उस दिन संसद में भी उसकी आवाज सुनी जाएगी। और ये जी। समझने की बात है कि कोई भी लड़ाई सड़क पर लड़ी जाती है और सरकार उसी बात को सुनती है जो सड़क पर कही जाती है। संसद में कही गई कोई भी बात सरकार नहीं सुनती है। और ये आज की बात हम्म, नहीं है, ये पिछले 75 साल का इतिहास है। हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि सरकार कोई विधेयक लेकर के आई हो और विपक्ष ने विधेयक रोक दिया हो। विपक्ष संसद में कोई विधेयक नहीं रोक पाता है। विपक्ष कोई विधेयक वापस हुआ होगा तो सरकार ने खुद ही वापस लिया होगा। विपक्ष के कहने से, विपक्ष के दबाव में या विपक्ष के नंबर्स की वजह से कोई विधेयक न फेल होता है न वापस होता है। जी। सरकार जो चाहती है सो संसद में कराती है। विधेयक वो वापस होता है जिसके खिलाफ में लोग सड़क पर उतरते हैं। 3 कानून बिल्कुल सही। उसको धक्के मार करके राज्यसभा से निकाल करके और सरकार ने पास कर दिए थे 3 कृषि कानून। तीनों विवादित थे कृषि कानून। सरकार को निकाल कर, विपक्ष को निकाल के सरकार ने पास कराया था। लेकिन जी। किसान सड़क पर उतरे और सरकार को तीनों कानून वापस लेना पड़ा था। तो हम्म, हम्म, आप कहते हैं कि हम संसद में जनता की लड़ाई लड़ते हैं। जनता की लड़ाई संसद में लड़ी ही नहीं जाती है। जनता की लड़ाई हमेशा सड़क पर लड़ी जाती है। आप सड़क पर जाते ही नहीं है। सही हम लोगों ने सही। देखा है कि 10 रुपया बढ़ता था सिलेंडर का दाम, तो सिलेंडर लेके समूची बीजेपी सड़क पर उतर जाती थी आंदोलन करने। हम्म, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी और हर्षवर्धन जैसे बड़े नेताओं को हम लोगों ने दिल्ली में सब्जियों की माला पहन के और सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन करते देखा है। आपने हमने किसी ने नहीं देखा कि राहुल गांधी कहीं सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन कर रहे हो या सब्जियों की माला पहन के कांग्रेस का कोई नेता महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहा हो। तो आप कोई मुद्दा नहीं बना सके। आपके जी। पास कोई एक ऐसा मुद्दा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो वास्तविकता है उसी को लेके जाइए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम्म, आप झूठी चीजें गढ़ लीजिए। जैसे पहले बहुत गढ़ी गई हैं, बहुत सारी चीजें गढ़ी गई हैं। पूरा निर्मिति थी वो, जो संचार घोटाला है या कोयला घोटाला है, 3 लाख करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ रुपए का संचार घोटाला हो गया। तो अब तो 9-10 साल की सरकार है, इस सरकार ने कहाँ वो पैसे बरामद कर लिए। जी। तो ये सब बनाई हुई चीजें थी। हम कह रहे हैं कि आप बनाइए मत, जो स्थितियां हैं उसको उठाइए, उसके लिए आप नारे गढ़िए। उसमें आपका नारा थोड़ा कम कैची होगा, तभी लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि वो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, लोगों के दिल के करीब होगा कोई मामला। लोग जिस चीज को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप उससे जुड़ा नारा गढ़िए। जो हमने पहले कहा कि एक सामाजिक जी। परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, आर्थिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, बताया जाना हम्म, चाहिए देश के ऊपर इतना कर्जा हो गया, 195 लाख करोड़ रुपए का, हमारी जीडीपी के 85% तक का कर्जा हो गया हमारे ऊपर। डॉलर 40 रुपए कहां ले आना था, अब 83 रुपए हो गया। पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ऊपर के रेट में बिक रहा है पेट्रोल। तो और दुनिया भर में सस्ता हो गया कच्चा तेल, तब भी यहां सस्ता नहीं हो रहा है। इस तरह के कितने मुद्दे हैं, कितने, बेरोजगारी का ऐसा आलम है। आप देखिए क्या है बेरोजगारी की स्थिति। दिल्ली में जू सही बात कीपर है। की बहाली हुई है, जू कीपर की, जू जो चिड़ियाघर में जानवरों पर नजर हम्म, रखने के लिए 100 लोग बहाल हुए हैं। उसमें मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग की डिग्री वाले लोग हैं। जिसकी जिस हाँ, ये तो सच्चाई है, ये तो बिल्कुल जमीनी सच्चाई है। तो और इस विपक्ष बात, जो बिल्कुल है। और केरल जैसे शहर में, केरल जैसे राज्य में जो सबसे शिक्षित राज्य है ज्ञानेश्वर जी, चपरासी की बहाली निकली थी और साइकिल चलाना 7वां पास होने की योग्यता थी, उसमें हजारों इंजीनियर्स और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया। तो ये नहीं, ये तो आप हमने बिहार विधानसभा में देखा, जब चतुर्वर्गीय कर्मचारी की बहाली निकली, बिहार में देखा। आप तो केरल की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक शिक्षित प्रदेश। हाँ, तो तो वही जब मुद्दे तो जी। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, जी। महंगाई का मुद्दा है, सरकार के वादों के पूरे नहीं होने के मुद्दे हैं। सरकार ने हम्म, जितने वादे किए थे, तो उसमें कौन से वादे पूरे हो गए? 2022 तक सारे वादे पूरे हो जाने थे। हर व्यक्ति के घर, हर जी। व्यक्ति को छत मिल जानी थी 2022 तक।
ये वादा था ना, हम्म, किसान की आय जी दोगुनी बिल्कुल। हो जानी थी 2022 तक। तो कहाँ हो गई किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, ना सबको छत मिल गया, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सब आधे अधूरे वादे हैं। स्मार्ट सिटी बनना था तो कहाँ स्मार्ट सिटी बन गया, पटना में, बिहार में कौन सा स्मार्ट सिटी बन गया। लेकिन कोई नहीं है जो सरकार के वादे पूरे नहीं है वह उठाए, महंगाई उठाए, बेरोजगारी उठाए, आम आदमी की जो परेशानियां हैं उसको उठाए, बीमारी उठाए, कोई नहीं उठा रहा है इस बात को। अभी कोरोना होकर के गुजरा और लाखों लोग मरे इस देश में, ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प करके मर गए, लाशें गंगा में बहाई गई। आज किसी को याद है कोई ये मुद्दा उठाता है? आप इसके कोई मुद्दे नहीं उठाइए, उठाता है। उसके मुद्दे उठाइए, आप उसके इर्द गिर्द नारे गढ़िए, तब जनता सुनेगी ठीक आपके है, नारों को, आपके नारों को पसंद भी करेगी। लेकिन आप बिना ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट के, बिना इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के कुछ भी नारा कह दीजिएगा और कोशिश करिएगा तो नहीं होगा। आपसे चतुर लोग दूसरी तरफ बैठे हुए हैं और एकदम जग के चौकीदारी कर रहे हैं, 24 घंटे जगे हुए हैं वो लोग। तो आप उससे मुकाबले के लिए आपको, उससे ज्यादा आपको 27 घंटे काम करना होगा 24 घंटे वाले से लड़ने के लिए। ठीक है, तो आपने समझा ही, देखिए हमारे दर्शकों ने समझा कि देखिए सत्ता पक्ष किस तरीके से अलर्ट है और किस तरीके से फिर से सत्ता में आने के लिए, और विपक्ष फुफकारी काट रहा है ड्राइंग रूम के भीतर बैठकर। सड़कों से मतलब ही नहीं रह गया है। लोहिया ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो नारे तो गहने होंगे ना जनता को कनेक्ट करते हुए। तो और दिख ही रहा है कैसे-कैसे जब आप नहीं करेंगे तो एक तरफा संवाद हो रहा है, गूंज रहा है तीन ही नाम, मोदी, योगी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज की चर्चा के लिए धन्यवाद अजीत जी। हम अपने दर्शकों से कहते हैं चलते-चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव श्री को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।